दर्शकों, इंडिया फास्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आज डॉक्टर फूलचंद की पुण्यतिथि के मौके पर कैंट थाना क्षेत्र में कंबल वितरण का आयोजन किया गया और उन्हें याद किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम जाना है? राजदीन वर्मा जी। डॉक्टर लालजी प्रसाद मुर्मू जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर फूलचंद जो पूर्व MLC रहे हैं, उन्हीं की पुण्यतिथि आज मनाई गई है और इस अवसर पर कंबल वितरण हुआ। क्या कुछ खास रहा है आज के कार्यक्रम? आज माननीय स्वर्गीय फूलचंद जी की परिनिर्वाण तिथि है। आज के अवसर पर यहाँ पर कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ है और यहाँ के निवासियों ने यह मांग की है कि यहाँ पर एक महर्षि स्वपच सुदर्शन जी की एक प्रतिमा लगनी चाहिए। उनकी इस मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र लिखूंगा और नगर निगम से भी अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर एक प्रतिमा लगाई जाए। मैंने यहाँ के निवासियों से यह भी कहा है कि माननीय फूलचंद जी समाज के बहुत बड़े सितारे थे। तत्कालीन परिस्थितियों में 60 और 70 के दशक में उच्च शिक्षा प्राप्त करके और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में सदस्य बनना, यह एक बहुत ही चमत्कारिक घटना थी उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उसको उन्होंने हासिल किया। उस समय BA करना, LLB करना, PhD करना, MSW करना, यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक परिस्थिति थी, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में खासकर से जो दलित समाज के लोग थे वे इतनी डिग्री प्राप्त नहीं कर पाते थे। माननीय फूलचंद जी ने उसे हासिल किया और हेमवती नंदन बहुगुणा जी की सरकार ने उनको विधान परिषद में सदस्य बनाया। यह एक बड़ी सुखद घटना थी और समाज के लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए। उनसे भी यह अनुरोध किया गया कि वे उनके कदमों पर चलें और जिससे कि अनेक फूलचंद जैसे प्रतिभाशाली लोग पैदा हो सकें। दर्शकों, आपको बता दें कि 60 के 70 का दशक राजनीति का एक स्वर्णिम युग कहा जाता है और डॉक्टर फूलचंद जी जो उसमें MLC भी रहे और विधायकी का चुनाव भी लड़ा और विजेता भी रहे और सामाजिक समरसता और सामाजिक मूल्यों की लड़ाई उन्होंने बखूबी लड़ी है। और यही एक कारण है कि आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया है। हमारा सवाल अगला ये है कि डॉक्टर फूलचंद जी का आज परिनिर्वाण दिवस है और राजनीति के क्षेत्र में 60 का 70 का 80 के दशक तक उनका एक बड़ा योगदान रहा है इस प्रदेश की लोगों के लिए और ख़ासतौर पर जैसे मैंने कहा कि सामाजिक समरसता में उनका योगदान बहुत अधिक रहता है। लेकिन जैसा कि वर्तमान राजनीति का स्वरूप और प्रारूप दोनों बदला है, ऐसे में जिस कार्य को उन्होंने शुरू किया था उसे अब आगे ले जाने के लिए क्या कुछ करना है? देखिए, तत्कालीन परिस्थितियों में जो सामाजिक स्थितियां थीं, आज के दौर में उसमें बड़ा बदलाव आया है। समाज में शिक्षा बढ़ी है, समाज में आगे बढ़ने की ललक पैदा हुई है, पढ़े लिखे नौजवान आगे आए हैं, सरकारी सेवाओं में दिखाई पड़ रहे हैं, राजनीति में उनकी भागीदारी हो रही है। आज वे मंत्री बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, पार्लियामेंट के मेंबर बन रहे हैं। तो भारतीय लोकतंत्र इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, क्योंकि भारत का जो लोकतंत्र है वह निरंतर प्रगति की ओर उन्मुख है और प्रतिदिन सामाजिक और आर्थिक रूप से भारत संपन्न हो रहा है। उसकी दिशा में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, हाशिए के समाज के लोग हैं, वे भी आगे बढ़ रहे हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में खासकर से दलित समाज के लोग जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान दिया, डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर सभी कार्यालयों में लगवा दी। लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बड़ा स्मारक बनवा रहे हैं। अनुसूचित जातियों के पास जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन दे रहे हैं, उन पे आवास का निर्माण करवा रहे हैं। तो बहुत काम हो रहे हैं
समाज बदले। 23 तक रोक लगा दी गई थी, उसकी अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं होगी, अभी भी उसकी सुनवाई चल रही, शीतकालीन सत्र चल रहा है, न्यायालय बंद हो गए, उसके बाद विशेष अदालत लगाने की बात की गई। तो क्या लगता है, राजनीतिक दलों के द्वारा उठाई गई आपत्तियां और सरकार के द्वारा बिना ट्रिपल टेस्ट के अधिसूचना जारी कर देना कहां तक संवैधानिक मूल्यों का निर्वहन करता है? देखिए, आरक्षण का आधार क्या हो, इसमें भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से व्यवस्था है। आर्टिकल 14 है, 16 है। इन अनुच्छेदों के माध्यम से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है। न्यायालयों की तरफ से यह प्रश्न उठाया गया कि पिछड़ापन का आधार क्या है, और पिछड़ेपन के आधार को लेकर के समय समय पर सरकारों और न्यायपालिका की तरफ से वर्जन आते रहते हैं। जनगणना की मांग उठती रहती है, और एक सामाजिक न्याय समिति बनी थी राजनाथ सिंह जी के समय में, उस समय भी इस प्रकार का सीमांकन हुआ था। तो यह एक उलझा हुआ प्रश्न अवश्य है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने निश्चित रूप से परीक्षण करके और यह चुनाव की परंपरा को शुरुआत कराई थी। अब माननीय न्यायालय जो भी निर्देश देंगे, अगर वो ट्रिपल टेस्ट की बात करेंगे और जैसा भी उनका आदेश होगा माननीय न्यायालय का, सरकार उसका अनुपालन करेगी और उसी के अनुरूप कार्रवाई चलेगी। हमसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर निर्मल जी, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि संविधान के अनुच्छेद 15, 14, 15 और 16 में निहित जिन प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है, चुनाव को लेकर नहीं, आरक्षण को लेकर, आरक्षण वो ओबीसी को लेकर हो सकता है, SC ST या तमाम ऐसे वर्ग हैं जिसके लिए एक आधारशिला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने रखी थी, उन्हीं नियमों को जब इस तरह से दरकिनार कर दिया जाता है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालयों को जो है उंगली उठानी पड़ती है। लेकिन प्रदेश की योगी सरकार है, विकास के पथ पर है, अपना काम कर रही है, कहीं ना कहीं पर राजनीतिक रूप से जो त्रुटियां हो जाती है, हो सकती हैं, लेकिन न्यायालय इसका फैसला करेगा। विशेष अदालत का आयोजन कोर्ट ने किया है, हालांकि शीतकालीन सत्र के चलते हुए न्यायालय बंद हो जाते हैं, फिर भी अदालत ने इस बात को कहा है कि हम विशेष अदालत लगाएंगे और इस पर सुनवाई होगी। देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इसको लेकर इसका पटापेक्ष होता है और निकाय चुनाव की उत्तर प्रदेश में घोषणा कर दी जाती है। फिलहाल के लिए इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार, देखते रहिए इंडिया फास्ट न्यूज़ एवं महादलित परिसंघ प्रदेश अध्यक्ष। मौसम और ठंडा होगा, आने वाला समय और कठिन होगा, तो ऐसे कार्यक्रम क्या अभी आपकी तरफ से? देखिए, ये 24 दिसंबर निर्धारित था पुण्यतिथि का। काफ़ी समय से इस कार्यक्रम को हम सफल करने के लिए अपने प्रयासों में लगे हुए थे, पूरा परिवार लगा हुआ था हमारे साथ में, हमारे संबंधी, हमारे भाई, हमारे साथी सभी यहाँ उपस्थित हैं। और ये आपकी जो सर्दी 15 दिसंबर से और पूरी जनवरी ले लेती है, तो इसमें हमने एक सप्ताह पहले से ही सारे इंतजाम कर लिए थे। और ये पिताजी की हमारी जन्मभूमि है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, यहीं पर उनका निधन हुआ था। यहीं से वो 1974 से 1990 तक विधान परिषद के सदस्य रहे, सरकार की महत्वपूर्ण कमेटियों के माननीय सभापति रहे, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, देश स्तर पर बने हुए सामाजिक संगठनों के वो पदाधिकारी भी रहे, और अपने समाज को लेकर वो हमेशा संघर्ष करते रहे। 24 दिसंबर 2000 लगभग 2000 को उनका निधन हुआ था, और ये पुण्यतिथि आज मनाना बहुत ज़्यादा